यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का, जी हाँ मेरे बच्चे, मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी को आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स गणित के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए होने वाली परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और क्लास 9वीं में पढ़ते हो और अपने एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज हम आप लोगों को ये जो 40 सवाल करवाने वाले हैं, वो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही फंटास्टिक तरीके से, बहुत ही इंटरटेन करके आप लोगों को हम ये 40 सवाल को बताने वाले हैं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से आज सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सामान्य निर्देश को पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय नहीं रहेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करने का वहां पे प्रेशर बना रहेगा, इसलिए आप सामान्य निर्देश आप समझ ले। क्या है कि इसमें टोटल प्रश्न जो पूछा जाएगा, 40 प्रश्न पूछा जाएगा, और सभी प्रश्न को करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। और सभी प्रश्नों का जो नंबर दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न का एक एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 40 नंबर का पूछा जाने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे, क्योंकि आपको हम यहाँ पे रटन तरीके से नहीं, आपको हम कॉन्सेप्ट दिमाग में, डायरेक्ट दिमाग में ठोकने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, है ना, मतलब कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है। ठीक है, तो देखो, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको बटा के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन में, तो जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो बच्चों परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम वन दे सकते हैं, और वन दे सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये तो ऑप्शन कट गया। एक कैसी संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन कट गया। दो भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन कट गया। लेकिन जो अंडर रूट दो है बच्चों, ये अंडर रूट दो जो है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लग गया है, और अंडर रूट के अंदर क्या है, दो है, और दो का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। बताओ, दो का वर्गमूल कितना होता है? बोले गुरुजी नहीं पता मुझे। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब पॉइंट में आ जा रहा है। पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है जिसका, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। जैसे और भी एग्जांपल है, अंडर रूट 3, ये भी आपका परिमेय संख्या। अंडर रूट 5, ये भी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 7, ये भी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 10, ये भी अपरिमेय संख्या, है ना। अंडर रूट 4, बोले नहीं यार, अंडर रूट 4 जो है, नहीं यार, ये आपका अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 जो है मेरे बच्चे, ये इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हैं यहाँ पर, अंडर रूट 2, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे और एग्जांपल हो सकते हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, है ना, अंडर रूट 15, अंडर रूट 16 नहीं, अंडर रूट 16 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट 2 जो हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें आपको पूछ रहा है परिमेय संख्या। तो अभी आप लोग को हम जस्ट बताएं कि जीरो कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। याद रखेंगे, जीरो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये अंडर रूट 2 तो अभी आप लोग को बताया कि ये अपरिमेय संख्या है, ये ऑप्शन कट जाएगा। पाई भी अपरिमेय संख्या है, याद रखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है
कि पाई कैसी संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो जीरो जो इसमें है बच्चों, ये आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां से आपका एक दो प्रश्न जरूर बनेगा, लिख के ले लो। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर, तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 0.6 बराबर है, किसके बराबर है ना, 0.6 इज इक्वल इज टू, ठीक है, किसके बराबर है, तो 0.6 क्या लिखा हुआ है, 0.6 और इस पे बार लगा हुआ है, बार है ना, बार का मतलब क्या हुआ कि 0.6666 बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे हम सभी को डिवाइड करके चेक करेंगे कि 0.66666 किस में आ रहा है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे, तो यहाँ पे देखो, दो ऊपर है तीन नीचे है ना, तो पॉइंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, दो बचा होगा, फिर करेंगे 3 छक 18, फिर दो बचा होगा, 3 छक 18। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि बार बार 6 आ रहा है, तो लग रहा है कि मुझे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, है ना, कि ये किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर, बाकी 6 तो होगा नहीं, ये तो पूरा खत्म हो गया। और 10 का 6 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.6, मतलब ये रुक जाएगा, ये शांत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। और 3/5 ऑलरेडी ये क्या है मेरे बच्चे कि 5 है, तो 0.6 आ जाएगा, 5 छक 30 है ना, 5 छक 30, तो ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। लेकिन 2/3 जो है ये अशांत हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 0.6666666 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे आप लोग को ऑप्शन को काटना है, जो गलत है और जो सही है उसका उत्तर आप लोग को टिक करके डायरेक्ट घर आ जाना है, दौड़े 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 दौड़े। चलो मेरे बच्चे आगे सवाल देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 64 का 1/2, क्या बोल रहा है, 64 का 1/2 लिखा हुआ है, का मान कितना होगा। लिखा हुआ है यहाँ 64, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, 64 के पावर में 1/2। हम 64 को लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 64, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2, है ना, हम 64 को लिखे 8 का स्क्वायर, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, 2 और से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 का पावर में 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 इसका आंसर हो जाएगा। हेलो, 1 घंटे में फोन करे, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, है ना। 5वां नंबर सवाल, इसको हटा देते हैं, रफ क्या हुआ है ना, देखो समझने का प्रयास करो मेरे बच्चे सभी प्रश्न को। अगला सवाल जो दिया गया है मेरा 5वां नंबर, कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से पूछ रहा है बहुपद नहीं है। तो बहुपद इसमें आपको ये देखना है कि चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या नहीं है, अगर चर के पावर में पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बोले सर चर किसको कहते हैं, सबसे पहले वो तो बता दीजिए। तो जो बच्चे मेरे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, ठीक है, लगातार हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं, उनको तो पता होगा चर किसको कहते हैं। तो और जो नए फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी हम समझा देते हैं, क्योंकि नए बच्चे हो या पुराने बच्चे, मेरा मकसद एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो चर क्या होता है बता देते हैं। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितना भी आपका 2600 अक्षर ये चर हो जाएगा। और एक होता है अचर, ये क्या हो गया चर, और एक होता है अचर। अचर में क्या होता है, गिनती, यानी 1 2 3 4 5 6 जितना गिनती है ना, ये अचर पद है। ठीक है, अब आपको देखना है कि चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोले सर पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, अरे बाबू बच्चा से पढ़ते आ रहे हो कि पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो कोई भी चर के पावर में अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहे तो वो क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, और इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। हाँ, और देखो ऑप्शन से हम लोग काटना सीखेंगे, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो यहाँ पे अगर देखें मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे भी x क्या है, चर है, यहाँ पे भी x क्या है, चर है, और चर के पावर में क्या है, 2 है, तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी चर क्या है, x, और इसके पावर में कुछ हो नहीं, कुछ हो नहीं है, तो 1 छुपा है ना, तो इसके भी पावर में क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये तो आपका बहुपद होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं होना चाहिए बहुपद, है ना, विच वन इज नॉट अ पोलोनिमियल। ठीक है, मतलब कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखो यहां पर, ठीक है, y + 2/y,
है ना। तो यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, इसके पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है। ठीक है, तो क्या बताओ इसमें बहुपद है कि नहीं? बोले हाँ सर बहुपद है। लेकिन मेरे बच्चे अभी इसको आप लोग रोक करके रखो, अभी ये बहुपद नहीं होगा, देखना कैसे से। बाकी यहाँ देख लो सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर में क्या है? वाई है, चर, और चर के पावर में क्या है? 2 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, एक्स का पावर में 3 है, एक्स का पावर में 2 है, तो ये भी क्या है? बहुपद में है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो y जो है बटा के नीचे है, और अगर अगर हम इसको ऊपर करते हैं मेरे बच्चे, अगर मान लो कि y प्लस है और 2, और y नीचे बटा में है ना, अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो y का पावर में -1 हो जाएगा। +1 था ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो जब माइनस में हो जाएगा मेरे बच्चे, तो बताओ y के पावर में -1, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे तो -1 है। तो याद रखना बस इतना चीज, कि अगर माइनस में कोई भी चर के पावर में रहा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब चलो, उम्मीद करते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब आप लोग को एक लॉजिक बता रहे, एक ट्रिक बता रहे, उस ट्रिक को याद रखना ताकि आपका बहुपद से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। देखिए मेरे बच्चे, अगर कोई भी चर के पावर में माइनस लग गया, अगर कोई भी कोई भी चर के पावर में माइनस लग गया, -2, -3, -4, तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी चर बटा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, अगर कोई भी चर बहुपद में होगा तो भी आपका सॉरी बटा में होगा तो भी ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। क्या है? छठा नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है। देखो घात पूछ रहा है एकदम, ये सवाल ना बच्चों लॉलीपॉप सवाल है, लॉलीपॉप एकदम समझ लो ना कि ये डेयरी मिल्क लॉलीपॉप, बहुत है आसान। घात जब भी पूछेगा मेरे बच्चे, जब भी घात पूछेगा तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि इस समीकरण में सबसे ज्यादा पावर कौन है, सबसे ज्यादा बड़ा पावर, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी चर वाला में देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब में तीनों में एक्स है, लेकिन सबसे बड़ा घात जो देख रहे हैं यहाँ पे 2 है घात, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 घात है। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी मेरे बच्चे आपको घात पूछेगा तो देखना है कि चर के पावर में अधिकतम घात की संख्या कितनी है। तो जो अधिकतम घात की संख्या होगा, अधिकतम पावर की जो संख्या हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। देखो हमारा मकसद क्या है कि आपको रटवाना नहीं, हमारा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। हम ये क्वेश्चन देते हैं 2x² प्लस x प्लस 1। अब बताओ इसका घात कितना होगा, इसका घात कितना होगा 6 नंबर का। आप लोग बताना कि 6 नंबर का जो एडिशनल में हम क्वेश्चन दिए हैं उसमें बताना कि आपका इसका घात कितना होगा, है ना। आपको हम क्या बोले कि जिसकी अधिकतम घात हो, जिसका क्या हो सबसे बड़ा घात हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका घात कहते हैं। चलो इसका बता करके बताओ जल्दी से कमेंट करके। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर कि पी एक्स प्लस बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यांक है। देखो शून्यांक निकालना ना बहुत ही हल्का है। क्या क्वेश्चन बोला कि पी एक्स बराबर बोला है कि एक्स माइनस 5। जब भी शून्यांक पूछेगा मेरे बच्चे तो एक्स माइनस 5 बराबर आपको 0 कर देना है ना। जो एक्स माइनस 5 है ना, इसके बराबर में आपको 0 लिख देना है, और ये एक्स को एक्स ही रहने देना, और ये 5 जो इधर माइनस में मेरे बच्चे बराबर के इधर में ले आएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका शून्यांक जो निकल गया, एक्स का मान जो निकल गया वो 5 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? चलो इसको हटाते हैं और यहां पे हम फिर इसको बनाते हैं। क्या बोला गया है कि x प्लस 1 से 3x³ प्लस x माइनस को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखो इस तरीके से आपको भाग कैसे देना है समझना। जो पहला जो आपका दिया रहेगा समीकरण मेरे बच्चे, क्या दिया हुआ है? x प्लस 1, इसको आपको शून्यांक निकाल लेना। शून्यांक निकालने तो बता दिए, x प्लस 1 बराबर 0 कर देना, तो x बराबर जो निकल जाएगा ये +1 है, इधर आके आपका -1 हो जाएगा। मेन मकसद इसमें x का मान निकाल लेना। आपको क्या करना है? x का मान निकाल लेना। जब x का मान निकल जाएगा तो इस समीकरण पे जो दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है, जो इससे भाग देने के लिए कह रहा है, उस पर इसका मान को बैठा देना। ठीक है, तो कितना है? इतना है। तो 3x के जगह कितना लिखेंगे? -1, तो -1 का कर देंगे q, प्लस x के जगह कितना लिखेंगे? -1 और -1। ठीक है, तो -1 का q करेंगे तो क्या होगा? -1, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस -1, और यहाँ -1। तो देखो सब क्या है? माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, है ना, जुट जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5, तो -5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन तो कहीं नहीं, तो मिसप्रिंट है मेरे बच्चे, कोई भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आप लोग -5 एक तो बना दो। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में इस तरीके का गलत नहीं रहेगा, अगर गलत रहेगा तो आपके क्वेश्चन को रद्द किया जाएगा। ठीक है, तो -5 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये किसी चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है? बोले हाँ सर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यही ना बोला गया है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा? तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? है ना, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी याद करते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते थे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है ये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं यही आपका सही है ना? ये इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगी, है ना? उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल आपका क्या दिया गया है वो देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दिया गया है, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना? इनमें से आपको बताना है दो चर वाले। देखो चर तो आप लोग को बता दिए, चर क्या बताए थे? जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी वो चर है। तो इस चार समीकरण में आप देखो कि दो गो चर कहां पर है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए में देखे मेरे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए में देखे, देखो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन में ध्यान देंगे। ठीक है, विच वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स देखना है, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण देखना है, मतलब दो ठो चर देखना है। तो यहाँ पे पहला समीकरण में देखे तो एक के ठो चर है, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे अगर ऑप्शन बी में देखे तो एक एक्स चर है और एक वाई चर, यहाँ पे दो गो चर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कितना आसान है ना, एकदम हलवा है ना, बिल्कुल सर हलवा है। यहाँ पे एक ही ठो चर है, वाई है सिर्फ, तो ये भी कट गया। यहाँ पे भी देखो एक्स है, तो ये भी एक ही चर है, ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो इसमें दो गो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 11 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण एक्स प्लस 2y बराबर 6 का हल है। ठीक है, तो देखो चार गो समीकरण है, सभी का मान एक एक करके पुट करके देखो, जिसमें बराबर आ जाएगा वही आपका सही हो जाएगा, है ना? चलिए तो हम बैठाते हैं एक ठो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, है ना, इसको हटाते हैं यहाँ पर और यहीं पे हम बनाते हैं। वैसे तीन ही ऑप्शन में से इसमें, चलो बोले सर चौथा का ऑप्शन में हटा दिए। अरे चौथा होबन करेगा, देखो इसी में से कोई आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस 2y बराबर 6, यही है ना? चलो पहला को उठाते हैं हम लोग, x बराबर 2 रखने के लिए कह रहा है तो 2 रख देंगे, फिर लिखेंगे +2 इंटू वाई के जगह में हम 1 रखने बोल रहा है तो 1 लिख देंगे बराबर 6। देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है, तो 2 + 2 = 2 बराबर 6। तो हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 और इधर 6 इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, दूसरा वाला बैठा के देखते हैं क्या दूसरा वाला बराबर होता है। तो देखो x की जगह में आपको 1 रखना है तो 1 रख देते हैं, प्लस फिर क्या है 2, 2 लिख देंगे, इंटू y की जगह में बोल रहा है 2 रखने के लिए तो 2 रख देते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 6, तो बराबर में 6 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 5, इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं हुआ बच्चों, मतलब कि ऑप्शन बी भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन बी भी कट गया। चलो सी वाला देखो, सी वाला में भी हमको लगता है आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो एक्स की जगह में 2 रखते हैं, देखो यही समीकरण को हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है, एक्स की जगह में हम 2 रख रहे हैं, प्लस 2 इंटू वाई की जगह में कितना है? वाई की जगह में कितना है? 2 है, तो 2 बराबर 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6 और इधर भी 6, मतलब कि जो आपका इसमें सेटिस्फाई हो रहा है मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का हल है ये समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए सारी चीजों को हटाते हैं और ऑप्शन सी को हम सही करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग 12 नंबर, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी? मूल बिंदु देखो रैखिक समीकरण मूल बिंदु किसको बोलते हैं हम लोग? देखो एक होता है मेरे बच्चे इस तरीके से सोया हुआ लाइन जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये आपका एक्स वाला लाइन होता है, और ये खड़ा वाला लाइन रहता है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ये वाई वाला लाइन होता है। अब बोल रहा है कि ये जो समीकरण जो देख रहे हैं क्या ये मूल बिंदु से होकर गुजर सकती है, क्या होकर जा सकती है? तो बोलेंगे हाँ गुरुजी हो सकता है ना? बोलेंगे क्या कि हो सकता है, क्यों हो सकता है?
जब हम x का मान और y का मान अगर 0 0 आ जाएगा तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। तो अगर मेरे बच्चे y बराबर 3x दिया हुआ यहाँ पर, अगर हम x का मान, मान लो कि x का मान हम 0 ले लेते हैं, x का मान हम 0 ले लेते हैं, तो y का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का भी मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब x का मान 0 ले रहे हैं तो y का भी मान 0 आ रहा है, और जब x और y दोनों 0 हो सकता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है मूल बिंदु से होकर जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, क्या है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण। तो जब भी इस तरीके से सवाल आएगा, है ना, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, है ना, एक्स अक्ष वाई सॉरी वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण तब होगा जब एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स का मान 0 होगा तो वाई अक्ष का समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखेगा। यही सवाल आपको पलट देगा आपके एग्जाम में, बोलेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो उस समय आप वाई बराबर 0 कर देना, ठीक है। चलो, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है मेरे बच्चों, जहां पे x और y के कटान बिंदु होता है उसी को मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक 0 और 0 होता है ना, 0 और 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, आकृति में P का निर्देशांक है। देखिए आकृति यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो आप इस आकृति को बड़ा कर लो। अरे भैया रुको एक मिनट, आकृति को हम क्या कर लिए, बड़ा कर लिए। देखो, और इसका P का निर्देशांक पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, P का। तो देखो यहाँ पर P बिंदु कहां पर है, यहां पर है, और इसका निर्देशांक तो पहले x वाले लाइन में देखेंगे, ये वाले लाइन में कहां टच कर रहा है, तो 3 पर, तो x का मान 3 हो गया। और y वाले लाइन में देखो कहां टच कर रहा है, तो 2 2 पर कर रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब कि x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, यही इसका निर्देशांक निकल गया। तो चलिए देखते हैं कहां पर है, इसको छोटा करते हैं पहले। हाँ, तो देखिए 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 15 सवाल हो गया, और इसके लिए एक शायरी बोलते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, है ना, कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो जितने बच्चे यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा जाएगा मेरे बच्चे, मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। बस आप लोग, मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की तैयारी के लिए, जी हाँ, 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए हमने अपने इस YouTube चैनल, आपके इस YouTube चैनल मिशन 2 पर 8 से 10 मॉडल पेपर इस बार हम करवा रहे हैं, 8 से 10 मॉडल पेपर। और ये मैथ का दूसरा मॉडल पेपर है, दूसरा वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेने के बाद आप उस सारे वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, सभी का सभी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देखेंगे, मैं वादा करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, बता देता हूं। क्योंकि पिछले बार जो बच्चे एग्जाम दिए थे, है ना, 2025 में जो बच्चे अभी क्लास 10th में चले गए हैं, उनका कमेंट इतना अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट आया था ना, इतना अच्छा उन लोग परफॉर्मेंस दिए थे। उस बार तो हम 7 से 8 ही मॉडल पेपर करवाए थे, लेकिन इस बार हम आपको 8 से 10 मॉडल पेपर करवाएंगे मेरे बच्चे। बस आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल पे, और सभी वीडियो को देखेंगे, सभी वीडियो को देख करके जाएंगे एग्जाम देने, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बता रहे हैं। चलो अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग, ये हो गया था। क्या है कि रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेदी नहीं करती, यह कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। तो रेखाएं समांतर होती और वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये एक परिभाषा है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, ये क्या है, एक डेफिनेशन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो तो त्रिभुज क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज के किसी एक कोण के एक कोण, है ना, मान लो किसी का एक कोण है ना, इस त्रिभुज का ये कोण, इनके दो अन्य कोण कौन सा है, ये वाला और ये वाला, मतलब इन दोनों के योग के बराबर ये तीसरा कोण है, तो क्या ये कौन सा त्रिभुज में होता है, तो मेरे बच्चों ये समकोण त्रिभुज में होता है। किस त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होती है, और ये दोनों मिलाकर के 90 होता है, तब ना 90 90 180 होता है, और एक त्रिभुज जो है 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर 90 है और ये दोनों मिला के अगर 90 है, तो ये एक समकोण त्रिभुज ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का मान होगा।
चलो एक्स का मान निकाल दे भाई। एक्स का मान कितना होगा देखो यहाँ पर, ये पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है, और सरल रेखा पर मान लो ये एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है मेरे बच्चे, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जितना डिग्री का मान दिया हुआ है सभी मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर हो सकता है। तो लिखेंगे 40 प्लस फिर क्या है 4x प्लस 3x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें 40 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 4x 3x कितना हो जाएगा, 7x, क्योंकि दोनों एक ही जात का है तो जोड़ देंगे। और ये 40 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 40 लिख देंगे। यहाँ पे 7x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 140 बटा 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 140 को, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी एक, 7 दूनी 14 है ना, और 0, तो 20 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपने कॉपी में नोट ऑन कर सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या दिया गया है, आकृति में, क्या हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलो हो रहा है। क्या बोला गया है, आकृति में यदि ओपी और आरएस जो है समांतर है, मतलब कि ओपी ये वाला रेखा है ना, कहाँ चला गया जी, ओपी ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, समांतर है। और ओपीक्यू जो है 110 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 110 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 130 डिग्री, है ना। आपको बोल रहा है पी क्यू आर, इसका मान निकालने बोल रहा है। इसका मान कैसे निकलेगा, ध्यान देना मेरे बच्चे। अगर ओपी और आरएस के समांतर एक और हम रेखा इस तरीके से मान लो खींच लेते हैं, ठीक है, इसी के मतलब ये तीनों समांतर हो गया, और समांतर हो गया, और ये एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसे जो है तिर्यक रेखा आर क्यू, और पी क्यू भी एक तिर्यक रेखा हो गया। तो मेरे बच्चे आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि समांतर रेखा अगर दो ठो दिया हुआ है और इस तरीके से तिर्यक रेखा दिया हुआ है, तो इसके एकांतर कोण के एक ही साइड के बने कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और इधर का भी मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब अगर हम इसमें ध्यान लगाएं, अगर इसको आप ध्यान से देखें, तो 130 इधर है और ये एक तिर्यक रेखा है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे कितना होगा, तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें कि ओपी और ये वाला जो नीचे वाला लाइन है, ये क्या है, समांतर और समांतर है, और समांतर जब रेखा होता है तो एकांतर कोण के एक ही ओर बने कोण जो 180 डिग्री का होता है। तो 110 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 70 हो गया। अब मेरे बच्चे ये एक इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये 70 में निकल गया था और ये 50 निकल गया था, तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये एक सरल रेखा है ना, और सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है ना, रैखिक युग्म में पढ़े है ना। रैखिक युग्म में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो ये 70, ये 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, तो कितना घट रहा है, 7 5 12, 120, कितना घट रहा है जी, तो कितना घट रहा है, 80 घट रहा है ना। 7 5 12, 12 6 18, 60 बच रहा है, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जो पी क्यू आर हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको रिवीजन करना है तो वीडियो को पीछे बैक कर लीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ दूसरा बार में बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, क्या है कि निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो इसमें अगर देखें तो साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, साइड साइड एंगल ये नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है। इसमें देखिए अगला सवाल कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर बड़ा है किससे, कोण क्यू से, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो चले हम इसको बनाते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, अरे भैया त्रिभुज तो सही बन जा, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और इसका नामकरण कर देते हैं, इसका P दे देते हैं, इसका Q और इसका R डाल देते हैं। इसमें बोला गया है कि जो R है Q से बड़ा है। क्या बोल रहा है कि जो कोण R है वो कोण Q से बड़ा है ना। तो R के जो सम्मुख को भुजा है कौन सा है, PQ। R के सम्मुख भुजा, देखो R के सम्मुख भुजा कौन सा है, कोण PQ, तो PQ लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इसके सामने वाली भुजा कौन सा है जी, देखो R का एकदम सीधे में देखो तो PQ है, तो यहाँ लिख देंगे PQ, और इसका बड़ा वाला साइन दे देंगे इधर। और कोण क्यू के सामने वाली भुजा कौन सा है, पी आर, तो पी आर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी जब त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे बना दिए थे। चलो, तो पी क्यू बड़ा होगा पी आर से, तो कहाँ पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। है ना, जो कोण दिया हुआ मेरे बच्चे उसी का सम्मुख भुजा को आप लिख देना, और जैसा साइन दिया हुआ वैसे बना देना, वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 22 नंबर पे। हमारी तबियत ठीक नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, वैसे हम पूरा समझाने का प्रयास करें। देखिए क्या है सवाल, कि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर है एबी का, और कोण बी जो है 80 डिग्री है, तो कोण ए बराबर होगा। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। है ना, इसमें बीसी और एबी बराबर है। बीसी ये वाला, और ए बी ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसमें कोण बी जो है 80 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब कोण ए कितना के बराबर होगा। मेरे बच्चे आपको बस इतना ध्यान रखना कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। तो बीसी के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण ए। है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले जो लिखा हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, बीसी बराबर ए बी, यही था ना जी। हाँ, तो बीसी के सम्मुख, बीसी 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 के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण ए, तो कोण ए हो गया बराबर। और इधर ए बी है, ए बी के सम्मुख कौन कौन सा हो गया, तो सी, कौन सी, मतलब कि ए और सी क्या है, बराबर है। ए और सी क्या है, बराबर है। इसका मतलब यही समझ में आ गया कि कौन ए और कौन सी जो है बराबर है ना, बराबर है। और ये 80 डिग्री है। और आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज टोटल जो है कितना डिग्री का होना चाहिए, तीनों कोनों को मिला करके, तो बोलेंगे गुरुजी 180 डिग्री का। तो अगर ये 180 तीनों मिला के है, और ये सिर्फ 80 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। और दोनों बराबर है आपस में, और बराबर है तो दोनों को हम 50-50 बांट देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मान पूछ रहा है, ए का मान। ए का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। अगर सी का भी मान पूछता तो भी आपका 50 डिग्री ही आंसर होता। सी का भी मान पूछता तो 50 डिग्री ही आंसर होता। बस आपको इतना याद रखना है मेरे बच्चे, कि त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है, और सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये चीज याद रखना आप लोग, बस इतना ही याद रखेंगे तो इससे प्रश्न आप लोग का बहुत सारा बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 23 नंबर, कि एक चतुर्भुज के तीन कोण दिया गया है, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। चौथा कोण कितना होगा। तो एक चतुर्भुज है मान लो, इसमें एक दिया हुआ आपका 75 डिग्री, एक दिया हुआ 90 डिग्री, और एक 75 डिग्री। यहाँ पे कितना मान होगा मेरे बच्चे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोण को अगर हम मिला देना, तो वो 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब मेरे बच्चा बताओ तुम, कि ये 75, ये 75, ये 90, तो यहाँ पे कितना मान होगा, यहाँ पे कितना मान होगा। सोच कर देखो, जोड़ो पहले, और उसमें से 360 में से घटा देंगे, तो 75 75 150, और 150 और 90 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240, मतलब तीनों को मिला के 240, और 360 में से 240 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 120 बचेगा। 0 2 1, 120। इसका मतलब कि जो चौथा कोण हो जाएगा मेरे बच्चे, वो 120 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे सो, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो, चतुर्भुज के तीन कोण दिया हुआ है, चौथा कोण निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोण को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, और तीन कोण ऑलरेडी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे। है ना, अब देख लो चारों को मिलाकर के 360 होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। है ना, चौथा कौन मान पूछ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला गया है, कि एक समचतुर्भुज की भुजाएं, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति कैसी होगी। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने वाले बंद आकृति कैसी होगी। ठीक है, देखो इसमें एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। अच्छा, इसको हम पहले क्या करते हैं ना, जगह बना लेते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जगह बन गया। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे, कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बनाते हैं पहले। कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जिसकी सभी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। है ना, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, सभी भुजा बराबर हो। अब इसमें बोल रहा है कि भुजाओं के मध्य में, मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है। ये इसको क्या बोल रहा है, मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये एक क्या बोल रहा है, मिलाने वाला। तो इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति क्या हो जाएगी, बताइए मुझे। इसकी आकृति क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, तो इसका आकृति जो हो जाएगा वो एक वर्ग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया 25 नंबर सवाल कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो इसको भी हम लोग बनाते हैं, जगह बनाना पड़ेगा वरना नहीं समझ में आएगा। अरे भैया रुको ना, इसके लिए भी हम लोग नीचे जगह बना लेते हैं। तब बन जाएगा ना, चलो बन जाएगा। इसमें कह रहा है मेरे बच्चे, हाँ इसमें कह रहा है, थोड़ा सा और पतला कर ले, हाँ सिर्फ पतला कर लीजिए। हाँ कि एक त्रिभुज है एबीसी, ये क्या बोल रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है। देखो समझने से समझना पड़ेगा बच्चों, ए बी सी ये बना हुआ है। इसमें बोला गया है कि भुजाओं के मध्य, मध्य मतलब कि इन सभी भुजा के मध्य मतलब बीचों बीच, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना, इसके बीच, और एक शीर्ष को चौथा बिंदु ले लिया है। मान लो कोई भी शीर्ष एक ले लेते हैं, इसका एबीसी में तीन गो शीर्ष है जी, ए है बी है सी है, तो कोई भी शीर्ष ले लेते हैं। मान लो चौथा ये ले लेते हैं, ठीक है, चौथा सी वाला ले लेते हैं। और इससे जो समांतर चतुर्भुज बनता है वो एबीसी त्रिभुज का कितना गुना होगा, वो आपको पूछ रहा है, कितना उसका क्षेत्रफल जो होगा कितना गुना होगा। तो हम इसको आपस में सब मिला लेते हैं। ये हम लोग क्या कर लिए, आपस में सब मिला लिए, ठीक है, ये आपस में हम लोग मिला लिए। और अगर हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं मेरे बच्चे, ऐसे बन जाएगा ये। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज जो होगा वो त्रिभुज का कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज हमारा ई एफ, है ना, ए बी सी डी, ई एफ जी एच ऐसे मान लेते हैं, जी सी, है ना, ई एफ जी सी। तो ई एफ जी सी जो है मेरे बच्चे, ये कितना गुना हो जाएगा, एबीसी का कितना भाग हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज जो है कितना भाग है, एक दो तीन चार को भाग है, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है कितना भाग बन रहा है, दो भाग बन रहा है, मतलब चार में से दो भाग बन रहा है, किसका, एबीसी का। तो यहाँ पे एक दूनी दो, दो दूनी चार, यानी कि 1/2 एबीसी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला सवाल जो दिया गया है मेरे बच्चे, क्या दिया गया है, ओ क्या हो गया, हाँ, अगला सवाल जो दिया गया है यहाँ पर कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक आधार दिया हुआ है, इधर बना दे, छोटा कर दे इसको। चलो इसी को छोटा करके हम जगह बना लेते हैं। यहाँ पे जगह बन गया, हाँ, जगह बन गया यहाँ पर कि एक आधार दिया हुआ और दो समांतर रेखा बोला है ना, क्या बोल रहा है, ये दो समांतर चतुर्भुज जो है एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच, तो ये भी एक समांतर रेखा है ना, ये भी क्या है, एक समांतर रेखा है, और इस तरीके से मिला हुआ है। और एक ही आधार पर, इसी आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज है ना, इसी आधार पर जो है एक और समांतर चतुर्भुज है। ऐसे एक और बना लेते हैं हम लोग। अरे यार रुको एक मिनट, अच्छा से नहीं बना चित्र जी। बोला कि दो समांतर रेखा इस तरीके से दिया गया है, और ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी आधार पर जो है एक और चतुर्भुज बना हुआ है, एक और भी समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, एक ही इसी आधार पर। ये जो आधार है ना बच्चों, अरे यार फिर लाले हो गया, ब्लू ले लिए, हाँ, ये इसी आधार पर क्या है, एक और समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो मेरे बच्चे आपको बस इतना याद रखना कि एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों समचतुर्भुज जो होगा वो बराबर होगा। दोनों क्या होगा, चतुर्भुज जो होगा समांतर चतुर्भुज वो बराबर होगा, मतलब कि 1:1 में हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ही आधार पर एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो उसका अनुपात 1:1 होगा, यानी कि दोनों समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाला समांतर चतुर्भुज जो ब्लू वाला देख रहे हैं और दूसरा जो आप समांतर चतुर्भुज लाल वाला देख रहे हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर।
मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी, मुझे छोड़ दिया दिल तो। हम्म। हाँ, इधर हो गया। 27 नंबर में आइए बच्चों। ठीक है, कि किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और एबी एक क्या है, जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर है और एबी 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, मिटा देते हैं। नीचे वाला भाग को हम मिटाते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। चलिए, इसको बनाते हैं मेरे बच्चे। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एडी एक व्यास है, एक वृत्त है, मान लो इस तरीके से वृत्त होगा, और वृत्त पर एडी है। थोड़ा सा पतला ले ले क्या, चलो रहने दो, इसको पतला कर लेते हैं। एडी क्या है, एक व्यास है, तो हम एडी यहाँ पे इस तरीके से मान लेते हैं, एडी। एडी है ना। और इस पर क्या बोल रहा है कि ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, तो ये ए है और यहां से एक हम इस तरीके से खींच लेते हैं बी। तो ये ए बी एक क्या हो गया, जीवा हो गया। और एडी जो है 34 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक टोटल जो है वो 34 है। और ए बी जो है ये यहां से यहां तक जो है ये 30 दिया हुआ है। ठीक है, और वृत्त का केंद्र से जो ए बी की दूरी है, वृत्त के केंद्र यहाँ पर होगा, और यहाँ ए बी की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपको पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे, आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे, तो एडी टोटल जो है यहाँ पे कितना है, 34 है। और एबी जो है टोटल 30 है, लेकिन हमें आधा आधा हम देख रहा है, तो यहाँ पे हमारा अगर आधा करें 34 का आधा तो 17 हो जाएगा, और एबी का आधा करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि लंब पूछ रहा है यहाँ पर, देखो एक लंब बन जा रहा है, और लंब पर बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 17 दिया हुआ, ये 15 दिया हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका मान को निकाल लेंगे। तो हम अगर यहाँ पे मान देते हैं, ओ दे देते हैं और यहाँ एम दे देते हैं, तो मतलब ओ और एम का मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालना पड़ेगा, ओ और एम का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ओ एम। ओ एम का मान निकालना पड़ेगा, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ए क्या था जी, एम था, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ओ एम कितना मेरे बच्चे, तो ओ एम देखो टोटल यहाँ से एडी तक कितना था, 34 था, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, तो 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर एओ का, उसके बाद प्लस एम, एम कितना था टोटल यहाँ पे, 30 था, 30 का आधा करेंगे तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ओ एम का स्क्वायर निकालना है। तो ए ओ एम स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, और प्लस 15 का स्क्वायर 225, और इधर ओ एम का स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पे यहाँ पे, तो 5 9 5 14 का 4, हाथ बचा एक, और 8 2 10 का 0, हाथ बचा एक का एक, और इधर 2 2 4 और एक 5, 514 हो जाएगा यहाँ पे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी, 34 का आधा 17, और ए बी का आधा यहाँ पर, हमें इसका निकालना है, ए बी का 30। ठीक तो है जी। 17 का 289 होता है, इधर 225, जोड़ो तो सही जा रहे हैं ना। 9 5 14 का 4, हाथ बचा एक, 8 और 2 10 का 11, 11 का एक, हाथ बचा एक, 2 2 4 1 5, 514। ठीक पे जा रहे हैं हम लोग। और 514 किसका वर्गमूल निकालता है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। अ, 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 अ। यहाँ पे 1 मिनट, अरे आपको तो लंब ना निकालना है जी, आप यहाँ पे कर्ण निकाल रहे हैं, यही तो दिक्कत है ना। आपको यहाँ पे लंब को निकालना है, इसको हटाते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। लंब को निकालना है यहाँ पे, और हम कर्ण को निकाल रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, घटाना है हमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बनाते हैं इसको हम लोग। क्या दिक्कत है, टाइम हमारे पास है, हम बना देंगे फिर से, है ना। आप लोग को देखना है, मेन हमको समझाना है, वरना हम टिक मार के तो बाहर निकल जाएंगे। चलो बच्चा देखो, अगला इसका बनाते हैं हम लोग। ये पहले पतला हो, तुम पतला हो गया, हाँ। इसको करते ऐसे, देखो ये क्या था, एक सर्कल था, सर्कल वो ठीक नहीं बनता है जी, चलो कोई बात नहीं। यहां से ए से बी तक की दूरी दे रखा था, ए से बी तक कितना दिया हुआ था, टोटल 34 दिया हुआ था, है ना। ए से डी था ना जी, फिर गड़बड़ा गया यहाँ पर, रुको 1 मिनट। ओ तेरी के, फिर से मिटाना पड़ेगा।
गड़बड़ क्या हो रहा है? तुम लोग नजर लगा दिए लगता है। नजर लगा दिए तुम लोग जी। खैर वैसे सब कुछ होता नहीं, ठीक है, ध्यान देना। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तो। आज पता है सुबह सुबह गाना सुन लिया ये वाला, ठीक है, इसीलिए आप लोग को हम पूरा सुना रहे गाना ये वाला। चलो, तो देखो, ये क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल बना लेंगे हम लोग। और सर्कल में बोला एडी एक व्यास है, यानी कि ए से डी तक क्या है, व्यास है, और टोटल दूरी जो दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। और ए से बी तक, यानी कि यहां से एक जीवाम खींच लेते हैं बी तक, और ये आपका 30 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 34, और यहाँ पे आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 दिया हुआ है। अब बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा, है ना, केंद्र होगा, और यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक दूरी। तो ये 90 डिग्री है मेरे बच्चे, और ये हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ओ, और इसका नाम दे देते हैं एम। हमें क्या निकालना है? ओ एम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ओ एम निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण ए ओ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब क्या है? ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है? तो ए एम, तो ए एम का स्क्वायर। तो ए ओ कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? अगर यहां से ए से डी तक 34 है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। ओ एम जो हो जाएगा मेरे बच्चे, ओ एम का हमें मान निकालना है, ओ एम लिख देंगे। और प्लस ए एम कितना है? तो ए एम अगर ए से बी तक 30 है, तो यहां से आधा दूरी करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 289। और इधर हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अच्छा, मेरे से छुप रहा है क्या? औवा औवा, अय्या अय्या। कोई बात नहीं, अगर छुप रहा है तो हम कर देते हैं यहाँ पे। चलो हम गायब हो जाते हैं, अब करते हैं। तो ओ एम यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, और ये 289 हो गया, और ये 225 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, और बराबर में ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। 289 में 225 घटाओ, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, और इधर 2 में से 2 गया, खत्म, ओ एम का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर जो है इधर आके आपके इसमें हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ओ एम हो जाएगा, ओ एम का मान कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ओ एम का मान कितना निकल गया बच्चे? 8 निकल गया, यानी कि एबी जो वृत्त के केंद्र से जो है एबी की जो दूरी निकल गया, कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ना, क्या है देखिए, कि दो अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, भुजा तो दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 यही ना है? हाँ सर। तो लिखेंगे अंडर रूट 3/4, और ए स्क्वायर, ए कितना दिया बच्चों? तो 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे। इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3। अब चलो देखो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया, है ना, कट गया। अब हमारे पास ऊपर में क्या बचा? तो 3 बार अंडर रूट 3 बचा, है ना, यानी कि अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुना करेंगे तो ओनली 3, और ये आपका अंडर रूट 3 का वैल्यू निकलता है कुछ। अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। और 3 को हम 1.73 से हम जब गुना कर देंगे मेरे बच्चे, तो कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5.196। आप गुना करके चेक कर लेना, 5.196, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को बनाना है, कितना आसान है ना। बिल्कुल, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 31 नंबर। कितना टाइम हो गया जी? चलो कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। एक क्वेश्चन में हम लोग का टाइम लग गया ना, उसमें कोई बात नहीं। क्या है 31 नंबर, कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, और इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग हीरोइन का सूत्र से, जी हाँ, हीरोइन का सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। चलो पहले इसको हम लोग जगह बना लेते हैं। चलो जगह बन गया हमारा। अब बनाते हैं इसको। हाँ, 55, 56, 60 और 52 था ना। तो हम क्या करेंगे, देखो तीन भुजा दी गई है, ए और बी और सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है,
है ना, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तीनों चीज यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा टू। तो ए कितना दिया हुआ है, 56 प्लस 60 प्लस 52 बटा टू। जोड़ो तो जी कितना होता है, तो छः दो आठ, और इधर हो जाएगा पाँच, पाँच दस और छः 16, 168/2 करेंगे, 8 दूनी 16, एक 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। अब हमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का हिरोन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो, तो यहाँ पे अंडर रूट डालेंगे, एस एस कितना मान है 81, तो 81 डाल देंगे, इंटू 81 माइनस एक, ए कितना है, ए 56 है तो 56 लिख देंगे। फिर 81 माइनस बी कितना है, तो बी आपका 60 है, 60 लिख देंगे। और दो चौके आठ, 84 होना चाहिए जी यहाँ पर। आठ दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, है ना, ठीक है, 84 हो गया यहाँ पर, 84 वही देख रहे, 81 तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 84 फिर माइनस कितना हो जाएगा, सी कितना है 52 है तो 52 लिख देंगे। चलो, यहाँ पर हम अंडर रूट डालेंगे, 84 डालेंगे इंटू 84 में 56 घटाओ, तो 14 में 6 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे हम 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, इंटू यहाँ पे 84 में 60 घटाओ, कितना बचेगा, 4 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, इंटू 84 में 52 घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2, और 5, 8 में से 5 गया तो 3। चलो, इधर अंडर रूट डालेंगे। 84 को हम लोग तोड़ना है, यहाँ पे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटा मतलब सॉरी, जो ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे दो दो का पेयर बन जाए। तो 84 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कितना से तोड़ दे इसको, दो से पहले तोड़ते हैं ना, दो से तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 42। तो 2 गुना 21 होगा कि नहीं होगा, देखो तो, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ठीक है। उसके बाद 21 को भी तोड़ दे क्या, और 21 कहीं पे भी इधर मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको भी तोड़े 21 को भी। 21 को तोड़ सकते हैं, 7 × 3, हाँ सर तोड़ सकते हैं, इंटू 28 को, 7 × 4 = 28, 7 × 4, और इंटू इधर आ जाओ। फिर 24 को तोड़ सकते हैं, 6 × 4 = 24, हाँ सर तोड़ सकते हैं। अच्छा, 24 को 6 × 4 = 24, फिर 6 × 32 नहीं कटेगा ये ना, तो इसको ऐसा तोड़ो, 24 को तोड़ो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4, 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, ऐसा तोड़ो, ठीक है। फिर 32 को 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, और और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, चलो हटा, दो ही से तोड़ देते हैं, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब देखो दो दो का पेयर बनाओ बच्चों, यहाँ पर क्या करो, दो दो का पेयर बनाओ यहाँ पर। तो ये दोनों का दो बाहर निकल गया, फिर ये 7 और 7 एक बाहर निकल गया, 3 और 3 बाहर निकल गया, ठीक है, 7 7 हो गया, दो ठो हाथ हो गया। फिर 4 तो है ही नहीं, चलो दो दो का निकालते हैं, तो ये दो एक बाहर निकल गया, फिर यहाँ से दो बाहर निकल गया, फिर यहाँ से दो बाहर निकल गया, और यहाँ से फिर दो बाहर निकल गया, और ये 4 का वर्गमूल तो आपको पता है 2 होता है ना, इसको भी हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो दो बाहर निकल गया। सबको गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 इधर हो गया, और इधर हो गया 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर इधर 3 दूनी 6, 4 × 3 = 12, 4 8 6 14 का 4 है तो बचे एक, 1344 कितना हो जाएगा, 1344 कहाँ पर, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को हीरोन का सूत्र को बनाना है मेरे बच्चे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पे बनाना है ना, इसको मिटाते हैं पहले। मिटो ना भाई जल्दी जल्दी। अगला सवाल जो दिया हुआ है मेरे बच्चे, क्या दिया हुआ, अब ज्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं है, अब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यदि गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, कितना होता है, 4/3 πr³ है ना। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो गोले की जो त्रिज्या है 2r दिया हुआ, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³।
तो ये लिख देंगे यहाँ पे 4/3 और पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा इंटू आर क्यू। आर क्यू जो हो जाएगा, अच्छा पाई में ही आंसर है तो पाई का मान हम क्यों लिखे यहाँ पर, वही तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे हम यहाँ पर। जब पाई में ही आंसर है तो हम पाई का मान क्यों लिखे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/3 और पाई के पाई में आर क्यू की जगह में देखो आर आर कितना दिया है, 2 आर दिया हुआ, तो 2 आर लिखेंगे हम कितना बार, 3 बार, 2 आर गुना 2 आर गुना 2 आर। अरे यार क्या हो गया, 2 आर नीचे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो सब ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 हो गया और आर केट हो जाएगा। तो आर जो है आपका यहाँ पर 3 गो आर है, मतलब कि आर क्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो 32 पाई आर क्यू और बटा में हमारा हो जाएगा 3। तो कहाँ पे ऑप्शन, तो बोले सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 32 पाई आर क्यू और बटा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 96 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 a² होता है। और यहाँ पे आपका जो है पहले से दे रखा है घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, अब देखो इससे a का मान निकालना है आपको, इससे क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो a² लिख देंगे, यहाँ पे 96 लिख देंगे और यहाँ बटा में 6 कर देंगे, तो 6 से कर काटेंगे तो 6 का 6 और यहाँ पे 3 बचा, 6 6 36, 16 निकल गया। तो a² बराबर 16 है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो √16 और a बराबर हो गया 4। अब आयतन पूछा है, घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है ए क्यू। तो मतलब कि a कितना माना है, 4, तो 4 का हम कर देंगे क्यू। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर इसको क्यू जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल पे। जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग खत्म करते हैं ये सवालों को, फटाफट सवालों का सिलसिला आते जा रहा है और हम लोग का प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है कि 10 मीटर और 10 मीटर और 5 विमाएं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। तो मेरे बच्चे आपका जो कमरा होता है वो कैसा होता है, तो एक ये घनाभ आकार का होता है। और सबसे लंबा जो लंबा डंडा अगर रखना चाहे घर में तो कोनवे कोनवे रखेंगे, और कोनवे कोनवे रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लिखते हैं हम यहाँ पे, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस S²। तो L कितना मेरे बच्चे, तो L आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10² प्लस B कितना है 10, 10² और प्लस H कितना है 5, 5²। तो 10² करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 10² 100 हो जाएगा और इधर 25 हो जाएगा। ओहो, इधर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कम जगह में हम बना रहे हैं, यहाँ 25 हो जाएगा। अरे यार लिखाओ तो सही, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। 15 इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता कितना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है मेरे बच्चे क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, πr²h होता है। अब इसमें बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या को आधा कर दे। मान लो कि हम त्रिज्या को, त्रिज्या कितना है r², इसका आधा करने बोल रहा है, तो r/2, और स्क्वायर है तो 2 बार r/2 लिखेंगे, है ना। मतलब त्रिज्या को आधा करने बोल रहा है और ऊंचाई को कितना से दुगुना करने बोल रहा है, तो दुगुना कर दिए हम। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ हो जाएगा पाई और r² का r² हो जाएगा इंटू h हो जाएगा, और बटा में सिर्फ एक 2 बचा हुआ था, क्योंकि 2 2 एक कट गया था यहाँ से, तो 2 बचा। तो हमारा जो पहले का जो आयतन था वो πr² था, और अब का जो आयतन हो गया वो πr²h²/2, मतलब आधा हो गया। तो आधा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या, आधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बस 2 3 सवाल बचा हुआ है मेरे बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख लेने के बाद सभी वीडियो को जरूर देखेंगे, और आप लोग अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसमें पूछा है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, और वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ही आसान है। देखो क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना। तो 90 और 120 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, तो 210 हो जाएगा, और 210 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 105। तो 105 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा तो ये आपका 105 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको माध्य निकालने बोल रहा है 37 नंबर सवाल पे। 37 नंबर सवाल पे क्या बोल रहा है, माध्य निकालने। तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग,
सबको जोड़ करके और जितनी संख्या दी गई है उतना से हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और सबको जोड़ करके हम कितना से डिवाइड करेंगे? तो के गो संख्या है 5 गो, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ो तो सबको जी। तो इधर 20 और 25 कितना हो जाएगा? 20 और 25 45 और 5 50 50 और 10 60 और 60 और 15 75 75/5 डिवाइड करो तो जी 15 × 5 = 75। मतलब जो इसका माध्य निकल गया वो कितना निकल गया भाई? 15 जी। तो 15 तो आंसर हुए नहीं यहाँ। चलो कोई बात नहीं, 15 आंसर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्य जब भी निकालना रहे तो आपको क्या करना, सबको जोड़ करके और जितनी संख्या दी गई है उतना से आपको डिवाइड कर देना है। चलिए अब लास्ट सवाल मेरे बच्चे बचा हुआ है, और ये आपका चूंकि इसके बाद जो 2 सवाल बचे हुए जो प्रैक्टिस से सवाल रहता है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया तो वहां से सवाल आप लोग का नहीं रहने वाला है। अब परिसर पूछेगा, परिसर कैसे होगा? तो परिसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, कि जो सबसे बड़ी संख्या इसमें है उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है? 25 18 22 17 30 30 दिख रहा है, 32 32 सॉरी 32 दिख रहा है। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? अच्छा 32 ना दिख रहा है, 32 दिख रहा है। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो सबसे छोटा देखेंगे तो 6। 6 क्या 6 से और कोई छोटा है? नहीं है, नहीं है। तो 6 हो जाएगा। तो 32 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 इधर और 4 इधर, मतलब 26 बचेगा। तो 26 इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था मेरे बच्चों आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल, और इसमें हम आप लोगों को टोटल 38 सवाल को हमने करवाया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद की वीडियो, इससे पहले की वीडियो, जितने भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है आप सभी वीडियो को देख लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको 8वां 7 मतलब कि 5वां से 6ठा जब आप मॉडल पेपर में पहुंचते जाओगे, जब देखते जाओगे, तो उसके बाद फिर आप लोगों को मैथ आसान लगने लगेगा, एकदम आसान, बोले तो ना आसान लगेगा। ठीक है, तो और हमसे अगर मेरे बच्चे आप हमसे अगर मैट्रिक बोर्ड के लिए भी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन एक है, उसे भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। अभी नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मिशन 2 वाले सर इसका एप्लीकेशन का नाम है, अभी नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग का बहुत ही जल्दी कोर्सेस स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को ये 2026 एग्जाम की तैयारी के लिए। इसलिए आप लोग उसमें हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इस बार भी बहुत बच्चे को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा, है ना? तो तैयार रहेंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल फर्स्ट पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, और उसके बाद हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।